पेट्रोल इज द फ्यूल दैट कीप्स आवर स्कूटर, कार एंड बाइक्स गोइंग। उसी तरीके से डीजल के बिना भी हमारे स्कूल बसेस नहीं चलेंगे। पेट्रोल और डीजल हमें पेट्रोलियम से मिलता है। हमारे प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जमीन के नीचे से, समुद्र के नीचे से ड्रिल करके पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो कि फॉसिल फ्यूल से उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर उसे रिफाइनरीज में भेजा जाता है उसके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करने के लिए। इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट्स में शामिल है हमारे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और भी बहुत सारी चीजें विच आर वेरी वैल्यूएबल जस्ट लाइक द गोल्ड। और ये काले रंग का है, इसीलिए हम इसे ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं और इंडस्ट्रीज की भाषा में इसे क्रूड ऑयल कहा जाता है। तो आज के इस क्लास में हम ये सीखेंगे क्रूड ऑयल को रिफाइनरीज में भेजने के बाद उसके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैसे सेपरेट होते हैं, क्या है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और क्या है इसका प्रोसेस, एंड व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट वी गेट फ्रॉम द पेट्रोलियम। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा शर्मा और स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया चैनल में, जहां पे हम पिक्चर्स, वीडियोस एंड नोट्स के साथ हमारे सभी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। सो वी हैव लर्न्ड हाउ डू वी एक्सट्रैक्ट पेट्रोलियम फ्रॉम द ऑयल फील्ड्स एंड आल्सो फ्रॉम द अंडरग्राउंड सरफेस ऑफ द ओशियंस। After that, this crude oil is transported to some factories known as the refineries. रिफाइनरीज में पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की जाती है। रिफाइनिंग करने का मतलब पेट्रोलियम में जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं उन्हें अलग अलग सेपरेट करना, और अलग अलग सेपरेट करने के इसी प्रोसेस को बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स और वेरियस फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल एक्सेट्रा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का डिटेल स्टेप हम 9th स्टैंडर्ड में सीखेंगे। अभी आपके लिए सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ही काफी है। लेट्स हैव अ क्विक आइडिया कि इसमें होता क्या है। जो हम क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करके लेके आए हैं, दैट इज द पेट्रोलियम। दिस इज इन liquid state. It is a oily mixture of various kind of liquids. Now this crude oil is transferred into some kind of furnace and it is heated to a very high temperature. बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे इसे अच्छे से क्रूड ऑयल को हीट किया जाता है। अब किसी भी लिक्विड को अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा, पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो एक टाइम के बाद बॉयल करने लगता है और वेपर्स बनने लगता है। तो उसी तरीके से ये जो क्रूड ऑयल फर्नेस के अंदर से ट्रैवल होके जाता है पाइपलाइंस के जरिए, यहाँ पे ये हीट अप हो जाता है और हीट होके इतना गर्म हो जाता है कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्रूड ऑयल के अंदर बहुत सारे अलग अलग चीजों का मिक्सचर शामिल है, ये सभी वेपर बन चुके हैं। नाउ जस्ट रिकॉल, हमने बचपन में एक फिजिकल स्टेट के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में क्या पढ़ा है। लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो वो गैसियस स्टेट में या फिर वेपर में बदल जाता है। इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग होने का प्रोसेस बोलते हैं। व्हेन द लिक्विड बॉइल्स इट इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट या फिर वेपर स्टेट। और यही गैस जब कूल हो जाता है तो क्या होता है, वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। पॉइंट हियर टू नोट डाउन इज द बॉइलिंग पॉइंट एंड द कंडेंसेशन पॉइंट इज सेम। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे कोई भी लिक्विड वेपर बनना जस्ट स्टार्ट हो रहा होता है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड पानी वेपर में बदलना शुरू हो जाता है। यही पानी के जो वेपर्स हैं ये 100 डिग्री से 1 डिग्री भी नीचे आना जब शुरू हो जाते हैं तब वो कंडेंस होके वापस लिक्विड में बदल जाते हैं। वेपर्स कंडेंस बैक टू द लिक्विड वाटर in the same temperature only. Hence we can conclude that किसी भी चीज का, किसी भी सब्सटेंस का boiling point और उसका condensation point बराबर होता है। It is same. The temperature is same. अगर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई चीज बॉयल होके दूसरे स्टेट में जा रहा है तो उसी सेम टेम्परेचर पे वो कंडेंस होके वापस अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ सकता है, कंडेंसेशन पॉइंट। सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है जब हम क्रूड ऑयल के मिक्सचर को हीट कर रहे होते हैं। इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं और इन सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स का एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट है। एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट हैज अ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट और उसी तरीके से सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स का कंडेंसेशन पॉइंट भी फिक्स्ड है। जब हम फर्नेस में हीट कर रहे हैं ये मिक्सचर यानी कि ये सारे कंस्टिट्यूएंट्स एक साथ वेपर में बदलते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये वेपर्स ऊपर उठते जाते हैं ये ठंडे होते जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हीट नहीं कर रहे हैं हम, इसके धीरे धीरे करके हीट एनर्जी लूज होती जाती है। दे लूज देयर हीट एनर्जी और वो ठंडे होते जाते हैं जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं।
द टेम्परेचर डिक्रीजेस एज वी गो अप द फ्रैक्शनल कॉलम। ये जिस जगह पे ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चल रहा होता है इसे फ्रैक्शनल कॉलम बोला जाता है। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ ये वेपर्स चलते चले जाते हैं द टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग। और जिस कॉन्स्टिट्यूएंट का कंडेंसेशन पॉइंट रीच हो जाता है वो वहां पे कंडेंस हो जाता है और यहाँ पे कुछ ट्रे मौजूद होते हैं, कंडेंस होके ये यहाँ पे एज अ लिक्विड फॉर्म कलेक्ट कर लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस फ्रैक्शन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट या फिर हाई कंडेंसेशन पॉइंट होता है, वो सबसे नीचे कलेक्ट होता है। एंड एज एंड व्हेन वी गो अप द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। जैसे यहाँ पे देखिए ब्यूटेन एंड प्रोपेन, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द पेट्रोलियम गैस, जिसे हम कॉम्प्रेस करके सिलेंडर्स में भर के एलपीजी के नाम से हमारे किचन में यूज करते हैं। हाईली कंबस्टिबल गैस, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। सो एलपीजी या फिर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसे हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल इन आवर होम एंड ऑल्सो इन द इंडस्ट्री। दिस इज द फर्स्ट फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इन द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द फ्रैक्शनल कॉलम। उसी के नीचे ऑब्टेन होता है पेट्रोल, जिसे हम गैसोलीन भी बोलते हैं। पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर स्मॉल मोटर व्हीकल्स लाइक कार, बाइक, स्कूटर एक्सेट्रा। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एविएशन फ्यूल ऑल्सो एंड ऑल्सो फॉर द सॉल्वेंट इन ड्राई क्लीनिंग। यहाँ पे एक और सब्सटेंस है जो पेट्रोल और केरोसिन के बीच में कंडेंस होता है, जिसे हम बोलते हैं NaPH-THA, नेफ्था। नेफ्था एज अ स्टार्टिंग प्रोडक्ट यूज होता है मेनी टाइप ऑफ केमिकल थिंग्स बनाने में एंड वन ऑफ सच थिंग इज प्लास्टिक। पेट्रोल के नीचे ऑब्टेन होता है केरोसिन। केरोसिन को पैराफिन भी बोला जाता है। कई लोगों के घर में स्टोव यूज होते हैं, एज अ फ्यूल यूज होता है इन टाइप के स्टोव्स में। कई लैंप्स में भी यूज किया जाता है और जेट एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनमें भी केरोसिन को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। आफ्टर दैट वी ऑब्टेन डीजल विच इज द फ्यूल फॉर हेवी व्हीकल्स एंड ऑल्सो जो बड़े बड़े इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं, जैसे हमारे घर में लाइट चली जाती है तो छोटे इन्वर्टर होते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में जनरेटर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसके लिए भी डीजल यूज किया जाता है। और उसके बाद हमें कुछ हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले फ्यूल ऑयल मिलते हैं। दोज आर द लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, दीज आर यूज्ड एज लुब्रिकेंट्स इन हेवी मशीन्स। और उसके नीचे ऑब्टेन होते हैं इवन हेवियर मॉलिक्यूल वाले फ्रैक्शंस जैसे पैराफिन वैक्स, जिसका यूज किया जाता है बहुत सारे ऑइंटमेंट्स बनाने में। हम जो घर में वैसलीन यूज करते हैं इट इज मेड अप ऑफ पैराफिन वैक्स। कैंडल्स बनाए जाते हैं। एंड देन फाइनली जो सबसे हेवी कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इट इज कॉल्ड द बिटुमेन। इसका इस्तेमाल किया जाता है पेंट्स बनाने में और रोड को सरफेसिंग करने के लिए। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड बिटुमेन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। सो आई होप अब तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पेट्रोलियम के क्या क्या वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो हमारे किस काम आते हैं और किस तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम उसे डिस्टिल आउट करते हैं इन डिफरेंट फ्रैक्शंस। तो जैसे जैसे क्रूड ऑयल का वेपर ऊपर ऊपर चलता चला जाएगा, ठंडा होता जाएगा और अलग अलग फ्रैक्शंस का कंडेंसेशन पॉइंट अचीव होता चला जाएगा, तो ये कंडेंस होके अलग अलग लिक्विड्स में और अलग अलग सॉलिड्स में कंडेंस होते जाएंगे और इस तरीके से ये अलग अलग पाइपलाइंस के द्वारा बाहर निकल जाएंगे और हमें अलग अलग फ्रैक्शंस ऑफ थिंग्स मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एक और इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल दैट इज द नेचुरल गैस। पेट्रोलियम के साथ ही ये तैयार होता है। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। जब पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन हो रहा होता है सेम प्रोसेस में ही नेचुरल गैस भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब है तो ये गैस, इस गैस को अंडर हाई प्रेशर कॉम्प्रेस करके स्टोर किया जाता है, क्योंकि गैस को हम कैसे स्टोर करेंगे, फैक्ट्रीज में प्रोसेस करके इसे कॉम्प्रेस किया जाता है और बन जाता है ये कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हम CNG बोलते हैं। इस तरीके से सिलेंडर में इसे स्टोर किया जाता है। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, नेचुरल गैस में बहुत सारे डिफरेंट गैसेस रहते हैं, जैसे मीथेन गैस, इथेन गैस, प्रोपेन गैस एंड ब्यूटेन गैस। दीज आर हाईली कंबस्टिबल, आग पकड़ लेते हैं और उसी कारण से नेचुरल गैस का इस्तेमाल बिल्कुल हमारे LPG की तरह ही किया जाता है, इसे बर्न करके हीट प्रोडक्शन के लिए। पॉइंट नंबर 3, CNG इज ऑल्सो यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। नेचुरल गैस में मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं एंड व्हेन इट बर्न्स, जब ये जलते हैं तब ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर में ही बदल जाते हैं। एयर पोल्यूशन इससे नहीं होता। दैट इज व्हाई CNG इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लीनर फ्यूल। इट इज लेस पोल्यूटिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन
इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। बहुत सारी गाड़ियां आपने देखी होगी पेट्रोल डीजल से नहीं चलते, वो सीएनजी गैस से चलते हैं। दीज आर लेस पोल्यूटिंग। इन टाइप की गाड़ियों में ज्यादा धुआं नहीं आता काला काला, तो हमारे एटमॉस्फेयर भी क्लीन रहते हैं, उतने पोल्यूटिंग नहीं होते। गैस स्टेशंस आर ऑल्सो अवेलेबल। जब भी इस टाइप के सिलेंडर्स खाली हो जाते हैं, जस्ट लाइक पेट्रोल एंड डीजल, हम इन्हें रिफिल करा सकते हैं। सीएनजी गैस है, इसीलिए इसे ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान है। इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग। जैसे इसका एक्सट्रैक्शन हुआ जमीन के नीचे से, डायरेक्टली हम इसे बर्निंग के लिए पाइपलाइंस के द्वारा भेज सकते हैं। इसमें कुछ और प्रोसेसिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं होती, जैसे पेट्रोलियम में हम प्रोसेस करते हैं। इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम एंड फैक्ट्रीज, और पाइपलाइंस के द्वारा इसे बड़ी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। एंड सच नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा इन गुजरात एंड ऑल्सो सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली, जहां पे नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और पाइपलाइंस के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है डिफरेंट कॉलोनीज में, जहां पे लोग इसे बिल्कुल वैसे ही जैसे हम हमारे घर के सिलेंडर्स, एलपीजी सिलेंडर्स यूज करते हैं। नेचुरल गैस को एज अ स्टार्टिंग मटेरियल भी यूज किया जाता है बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चर में। अब इंडिया में नेचुरल गैस हमें कहाँ मिलता है? इन इंडिया नेचुरल गैस हैव बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन। क्या हम कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को लैबोरेटरीज में नहीं बना सकते? आवर आंसर इज नो, क्योंकि कोल पेट्रोलियम फॉर्मेशन के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए, जैसे वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई प्रेशर एंड स्लो कन्वर्जन फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये सब कंडीशंस हम लैबोरेटरी में नहीं बना सकते। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हमने ऑब्टेन किए फ्रॉम पेट्रोलियम and natural gas, these are called as petrochemicals. These petrochemicals are used in the manufacture of detergents, fibers जैसे polyester, nylon, ये सब artificial fibers होते हैं, acrylic वगैरह, ये सब पेट्रोलियम के ही अलग अलग constituents से तैयार होते हैं। Polythene is nothing but the other name of plastic. Natural gas से hydrogen gas obtained होता है and it is used in the production of fertilizer urea. आज जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हम यूज कर रहे हैं, वो मिलियंस ऑफ इयर्स पहले बनना शुरू हुए थे, तब जाके हम आज इसे यूज कर पा रहे हैं। बट दे आर नॉट फॉर एवर, दे आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट विच विल लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू 100 years। उसके बाद ये खत्म हो जाएंगे। और आज के डेट में जो फॉसिल फ्यूल बनना शुरू हुआ है, उसे बनते बनते तो मिलियन ईयर्स लग जाएंगे और तब तक हम रहेंगे ही नहीं। एंड मोर ओवर, कोल के जलने से बहुत सारा एयर पोल्यूशन होता है, क्योंकि उससे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइजनस गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके एसिड रेन जनरेट करते हैं, जिससे हमारे वर्ल्ड के बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय होते हैं। जब हम पेट्रोल, डीजल के व्हीकल्स चलाते हैं, ये फ्यूल बर्न हो रहा है, तो इन फ्यूल्स के बर्निंग से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, उससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर हर साल बढ़ रहा है। इट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग एंड दैट इज व्हाई वी शुड यूज दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। इंडिया में एक इंस्टीट्यूशन है जिसे पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन कहा जाता है। ये लोगों को जागरूक करते हैं कि किस तरह हम पेट्रोल, डीजल को सेव कर सकते हैं। जैसे हमें हमेशा कांस्टेंट स्पीड पे व्हीकल्स को ड्राइव करने की कोशिश करनी चाहिए। जितना हम स्पीड को अप डाउन करेंगे, फ्यूल कंजम्पशन उतना ही ज्यादा होगा। जब भी हम ट्रैफिक सिग्नल्स पे खड़े हों, तब हमें हमारे गाड़ियों का इंजन ऑफ कर देना चाहिए, ताकि जितना टाइम हम ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं, उतना टाइम तो फ्यूल का कंजम्पशन बंद हो जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, ट्रेन इत्यादि का उपयोग करना, कार पूलिंग करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एक ही गाड़ी में एक ही जगह पे जा पाएं। व्हीकल्स को रेगुलरली मेंटेन करना, व्हीकल्स का एयर पोल्यूशन चेक करना, व्हीकल का टायर प्रेशर चेक करना, इन सब पॉइंट से हम इंश्योर करते हैं कि फ्यूल कंजम्पशन कम हो। सो दीज पॉइंट्स वी कैन कीप इन माइंड to save our fuel and save our environment from pollution. So with this we come to an end. आगे के पार्ट में हम सभी keywords के definitions को देखेंगे and also we will solve the exercise given in our textbook with detailed explanation. So stay tuned. We will meet very soon. Thank you very much. Bye bye.